गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास जो 12 बजे होती है प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी लोग बिल्कुल आ जाइए और इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। अपने साथियों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि सामाजिक विज्ञान में जो हमारी सीरीज है मैपिंग वाली, वो बिल्कुल अपने जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज हम ज्यादा बड़ी कक्षा नहीं होगी हमारी आज की कक्षा के माध्यम से हम भारत के पर्वतों के बारे में, हम भारत के पठारों के बारे में थोड़ा जान लेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे। क्यों लेंगे? जब आप खनिज वाला चैप्टर पढ़ोगे, जब आप शायद मैंने आपको पढ़ा भी दिया होगा, खनिज वाला चैप्टर पढ़ोगे, पढ़ा दिया मैंने आपको खनिज वाला चैप्टर। तो खनिज वाले चैप्टर में क्या है, खनिज का सीधा सीधा संबंध पठार से होता है। जहां पर भारत में ज्यादा पठार होंगे या भारत के जिस स्टेट में पठार ज्यादा होगा, वहां पर स्वाभाविक बात है वहां खनिज भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपने कभी देखा है पंजाब में खनिज का नाम सुनते हुए, हरियाणा में खनिजों का नाम सुनते हुए? आपने कभी देखा है कि पंजाब राज्य में जो खनिज है वहां पाए जाते हैं बहुत सारे, या हरियाणा राज्य में खनिज है वहां बहुत सारे पाए जाते हैं? ऐसा आपने अमूमन नहीं सुना होगा। आज इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं खनिज वाले चैप्टर को, कि कहां पर हमारे भारत में किस डायरेक्शन में खनिज की प्रमुखता देखने को हमें मिल जाती है। तो इन सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत भारत के पर्वतों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत में क्या है पर्वतों का प्रकार, या किस तरीके से वितरित हैं पर्वत। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हाँ, मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट सेट पेपर का कैसा होगा सर? गणेश सिंह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इस कक्षा का लाभ मिल सके। क्या मिल सके? सभी बच्चों को इस कक्षा का लाभ मिल सके। जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। हाँ, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो हमारी ये सीरीज है मैपिंग वाली, इसका डायरेक्ट पेपर से संबंध नहीं है। डायरेक्ट पेपर से संबंध नहीं है। ऐसा मत कर लेना आप कि ये सीधा डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से जो मैपिंग होती है, मानचित्र होता है, उसका संबंध हमारी सामाजिक विज्ञान से देखने को मिलता है। अभी आपको जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे आती जाएंगी, आपको सारा कुछ खेल समझ में आ जाएगा कि ये मैपिंग आपको क्यों पढ़ाई गई, क्यों नहीं पढ़ाई गई। सभी चीजें आपको पता लग जाएंगी। हाँ, न्यूटन यादव आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ, काजल तिवारी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। जरा क्लास की तरफ ध्यान दीजिएगा, हवाबाजी बाद में कर लेना, श्रृंगार रस में बाद में डूब जाना। गुरुजी न्यू फोन है, पहचान रहे हैं ना गुरुजी? हाँ, ससिवाला बिल्कुल पहचान लिया, हमने पहचान लिया तुमको। हाँ, हम अपने स्टूडेंट को कैसे भूल सकते हैं? कैसी बातें करते हो, कभी नहीं भूल सकते। हाँ, हमने आपकी शकल नहीं देखी, वो कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो हमने आपका देखा है, नाम सुना है, आप रेगुलर विद्यार्थी हो हमारे, तो पहचान लेते हैं हम। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम पठार के बारे में। पहले थोड़ा हम पठार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जहां खनिज खनिज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। खनिज खनिज कहां पर मिलेगा? जहां पठार होंगे। खनिज ज्यादा कहां पर मिलेगा? जहां पठार देखने को आपको ज्यादा मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पंजाब में, हरियाणा में पठार थोड़ी है, वहां वहां खनिज भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें खनिज नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि वहां पठार ही नहीं है। थोड़ा बहुत क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का जिसको आप बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बोलते हो, ललितपुर, झांसी, ये वाला जो क्षेत्र है, सोनभद्र वाला, उधर देखोगे आप जाके तो वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा खनिज की देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज पूरी यूपी में आपको खनिज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जहां पठार नहीं होंगे, जहां पर्वत नहीं होंगे, वहां खनिज दिखाई देगा ही नहीं आपको। तो कहीं ना कहीं हमें समझने में आसानी हो जाती है इसके जरिए से, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य में खनिज नहीं पाए जाते, तो फिर आप इन चीजों को याद करते करते पागल हो जाओगे। अगर ये आपके दिमाग में मैप बसा हुआ है, आपको पता है कहां पर पठार हैं, कहां पर पहाड़ हैं, आप तुरंत आइडिया लगा के तुरंत आंसर दे दोगे। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून।
चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर, देखिए एक एक पठार को पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार आप देख पा रहे हो, छोटा नागपुर का पठार ये वाला, ये हिस्सा है छोटा नागपुर के पठार का। आप देख लीजिए कहां पर है उसकी लोकेशन, और भारत का मैप देख लीजिए कहां पर इसका पड़ जाता है राज्य। छोटा नागपुर पठार के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा अगर खनिज कहीं देखने को मिलेगा, भारत में सबसे ज्यादा अगर खनिज देखने को कहीं मिलेगा बेटा, सबसे ज्यादा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा खनिज किसी पठार में हैं तो वो आपके छोटा नागपुर के पठार में है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, सीधा एग्जाम में आपके पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि इस पठार में बेटा भारत में सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा खनिज। और भी पठार हैं उनमें खनिज पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पठार है हमारा छोटा नागपुर का, सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पॉइंट तो आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। यहां से एक बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको बता दिया। हाँ, छोटा नागपुर का जो पठार है यहां पर सबसे ज्यादा भारत में खनिज देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसा पठार है जहां सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप याद रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन ये बात अवश्य याद रखना कि छोटा नागपुर का जो पठार है यहां पर सबसे ज्यादा खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे। सर इस बार पेपर होगा, बता दीजिए। हाँ बेटा पेपर होगा, बिल्कुल होगा, फरवरी या मार्च में, मेरे ख्याल से मार्च में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी बोर्ड परीक्षा हो सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन आगे क्या होगा आप भी देखते जाइएगा, हम भी देखते जाएंगे, क्योंकि अभी से भविष्यवाणी करना सही नहीं है, काफी लंबा समय है। वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी बच्चों को इस सेशन को शेयर करते रहिए। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के लिए स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। ये हो गया आपका छोटा नागपुर का पठार। देखिए आपने एक पठार का नाम और सुना होगा, मालवा का पठार। मालवा, मालवा एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, जिसे बोलते हैं मालवा का पठार। पठार जानते हो, मैंने जब आपको भूगोल की शब्दावली पढ़ाई थी, भूगोल की प्रमुख शब्दावली पढ़ाई थी, उसमें बताया था पठार क्या होते हैं। हमने बताया था बेटा कि पठार एक ऐसी आकृति होती है या पृथ्वी तल से ऐसी ऊंचाई होती है जो मेज के आकार की होती है, जिसका जो ऊपरी सतह है वो सपाट होता है, जिसमें नुकीली पहाड़ियां वगैरह कुछ नहीं पाया जाता, उसको हम लोग पठार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद यहां पर देखोगे ये पड़ता है आपका मालवा का पठार। क्या पड़ता है ये आपका? मालवा का पठार। शायद ही कोई बच्चा होगा जो मालवा नाम से परिचित ना हो। मालवा मध्य प्रदेश में आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी, या मध्य प्रदेश वाले हिस्से को मालवा बोलते हैं। एक ट्रेन चलती है मालवा एक्सप्रेस, मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से लेके कहां तक चलती है? भोपाल तक शायद एक ट्रेन चलती है मालवा एक्सप्रेस, तो उसका नाम भी यहां से इस पठार से ही ले लिया गया है। हाँ, मालवा का पठार, वेरी गुड। पीयूष वर्मा सर, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। तो हमारा एक पठार देखने को मिल जाएगा आपको, मालवा का पठार। ठीक, इधर आप देखोगे यहां पर बिल्कुल इसके पूर्व में मिलेगा आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा मिलेगा? बघेलखंड का पठार। और इसके उत्तर में देखोगे जाके बिल्कुल यहां पर, तो ये मिलेगा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप हो तो जरा उसमें देखिएगा, ये जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला हिस्सा मतलब ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर वगैरह हो गया, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग बांदा वगैरह हो गया, बांदा जो है जिला है, ये क्या हो गया? बुंदेलखंड का हिस्सा हो गया। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में यदि आपको खनिज कहीं देखने को मिलेंगे तो कहां पर देखने को मिलेंगे? झांसी, ललितपुर, बांदा, ये वाला जो बेल्ट है
यहां पर आपको खनिज देखने को ज्यादा मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के पूरे मैप को उठा के देख लीजिएगा, अगर खनिज कहीं सबसे ज्यादा मिलेंगे तो इसी इलाके में, बुंदेलखंड के इलाके में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा उसका रीजन आप सीधा सीधा समझ लीजिए, क्योंकि ये बुंदेलखंड का पठार है, ये थोड़ा बहुत बुंदेलखंड में समाहित होता है। और आपको पता है जहां पर पठार होगा वहां पर खनिज बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कहिए कि सर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खनिज क्यों नहीं मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के मान के चलिए और कोई जिला ले लीजिए, हाथरस में खनिज क्यों नहीं मिलते हैं, अलीगढ़ में खनिज क्यों नहीं मिलते हैं, पीलीभीत में खनिज क्यों नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों है? तो आप समझ लीजिए यहां पठार नहीं है इसलिए, अगर यहां भी पठार होता तो यहां भी खनिज आपको देखने को मिल जाते, इसका रीजन ये है। अनमोल रतन गुड आफ्टरनून सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम हैं बांदा के। अच्छा अंशिका शुक्ला, अच्छा आप बांदा की हो तो आपको पता होगा वहां खनिज वगैरह, सोनभद्र में भी खनिज पाया जाता है, सोनभद्र में भी खनिज पाया जाता है। सर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, हाँ खनिज का चैप्टर आपके में है कि नहीं बताइए? बिल्कुल है, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, खनिज का चैप्टर है, बिल्कुल है सर। बलिया में नहीं मिलेगा आपको खनिज। ठीक, चलिए तो ये हमारा बघेलखंड का हो गया। बघेलखंड का मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आ जाता है। छोटा नागपुर देखोगे झारखंड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, झारखंड में अमूमन ये छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा। तभी तो आपको पता होगा कोयला, कोयला वगैरह जो है, जो आपने देखा होगा मालगाड़ियों में भर भर के आता है कोयला, देखा होगा आपने, मालगाड़ी तो देखी होगी कि वो भी नहीं देखी होगी। अगर आपका सामान्य बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे, मालगाड़ी को निकलते हुए देखा होगा कोयले से भरी हुई। पता है ये कोयला वगैरह कहां से आता है? इसी छोटा नागपुर के पठार से, यानी झारखंड से होते हुए आता है दिल्ली की तरफ। क्यों? क्योंकि लाइट बनाई जाती है, एनसीआर को सप्लाई किया जाता है लाइट। हाँ बिल्कुल शशिबाला कुमारी चौहान, बिल्कुल बिल्कुल। सर नोट्स कैसे बनाएं? इनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैप के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ तो देखा होगा आपने, तो वो कोयला यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पठार देखने को मिलेगा। कहीं आपने देखा है लखनऊ में, कहीं देखा है कि लखनऊ से मालगाड़ी में कोयला भरा जा रहा है? नहीं देखा होगा। आगरा में देखा है कि मालगाड़ी से कोयला भरा जा रहा है? नहीं देखा होगा। यह पठार ही नहीं है। जहां पठारी इलाका होगा वहां पर आपका खनिज वगैरह देखने को मिल जाएगा। हाँ तो ये हमारे हो गए कुछ प्रमुख पठारों के बारे में जो यहाँ देखने को मध्य भारत में मिल जाएंगे। अब आ जाइए आप इधर, अब आ जाइए आप इधर, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये पड़ता है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। और इसके जस्ट नीचे पड़ता है आपका कर्नाटक का पठार। इनको याद रख पाइए चाहे नहीं रख पाइए, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान रख लेना। और उसके बाद ये पड़ता है आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश से काट के जो राज्य बनाया गया है 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना दिया गया है जिसको हम तेलंगाना बोलते हैं। तो तेलंगाना का भी पठार आपको देखने को मिल जाएगा। ये कर्नाटका का पठार है, और ये दक्कन का पठार है, और ये तेलंगाना का पठार है। लेकिन इन सभी पठारों में जो सबसे ज्यादा खनिज मिलता है वो किसमें मिलता है? छोटा नागपुर के पठार में। इसमें छोटा नागपुर के पठार में। और यहां पर इधर देखोगे ये शिलोंग का पठार है। कौन सा? शिलोंग। साउथ ईस्ट में जाओगे आप, जहां 7 सिस्टर राज्य हैं हमारे, वहां पर आपको एक पठार देखने को मिलेगा जिसको शिलोंग के पठार के नाम से जानते हैं हम लोग। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। कुछ नहीं है बेटा, आप मैपिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लगातार मैप पढ़िए, देखिए फिर सामाजिक विज्ञान हलवा हो जाता है आपके लिए। सर एक बार और बताइए। राम प्रवीण मिश्रा, शायद आप, मुझे क्या हर्ष मिश्रा नजर आते हो, आईपीएस नजर आते हो, तुम वही हो, नाम बदल बदल के आते हो।
है, मैं पहचान लेता हूं, मिश्रा जी मैं पहचान लेता हूं। ठीक, तो ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि देखो आप कितनी चीजों को किताब से रटोगे, कितनी चीजों को याद करने का प्रयास करोगे, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोयला वगैरह हुआ, लोहा वगैरह हुआ, ये सब क्या है, खनिज ही तो है, खनिज वगैरह। और आपका क्या बोलते हैं वो चांदी वगैरह, ये सब खनिज ही है, खनिज से निकाले जाते हैं, ये याद रखिए। हाँ, यहाँ पर अभी एक चीज और नहीं दिखाई गई, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पड़ती है, वो अभी पर्वत में देखेंगे, वहां पर हम देखेंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा खनिज देखने को मिल जाएगा आपको, जैसे कि चांदी, जैसे कि कॉपर, जैसे कि चूना पत्थर, संगमरमर, ये राजस्थान में बहुत देखने को मिलता है। आपने देखा है राजस्थान में जो किले बने हुए हैं, किले किले जानते हैं, जो राजा महाराजा रहते थे, वो संगमरमर के, चूना पत्थर के, वगैरह वगैरह, बलुई मिट्टी के, इसके उसके, क्योंकि वहां पर खनिज ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, काजल तिवारी सर, क्लास 10th की नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। हाँ, हम प्रयास करेंगे बेटा, बिल्कुल। दक्कन का पठार क्या है बेटा, अभी क्या समझा रहा था मैं, ये तो है दक्कन का पठार, ये वाला, यही तो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, उसके नीचे कर्नाटक का पठार, उसके साइड में तेलंगाना का पठार। मिल जाएगा बेटा, नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और अपने उत्तर प्रदेश में जो पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, जो बुंदेली क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड जानते हो, उत्तर प्रदेश को कई भागों में विभाजित करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश को कई भागों में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे कि अपना भारत है ना, ये उत्तर भारत, ये मध्य भारत, ये पश्चिमी भारत, ये पूर्वोत्तर भारत, ये साउथ का भारत, ऐसे ही उत्तर प्रदेश जो है हमारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश को भी हम लोग कई ग्रुप में या कई कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अब यहां मेरे पास मैप नहीं है वरना समझा देता, जैसे कि देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस हिस्से को बोलेंगे, आपके पास अगर उत्तर प्रदेश का मैप होगा तो आप देख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका होगा, पश्चिमी जिले होंगे, उसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से जानेंगे। जैसे कि आपका गौतम बुद्ध नगर हुआ, जिसको आप लोग नोएडा बोलते हो, गाजियाबाद हुआ, अलीगढ़ हुआ, हाथरस हुआ, यानी कि मेरा जो जिला है, आगरा वगैरह ये सब हुआ, या मथुरा वगैरह हुआ, ये सभी क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। किसमें आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अगर नीचे जाओगे तो इलाका पड़ता है बुंदेलखंड का। कौन सा, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में जैसे झांसी हुआ, ललितपुर हुआ, बांदा हुआ, ये सब क्या है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र बोला जाता है, उत्तर प्रदेश का बुंदेली क्षेत्र। आपने देखा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक वो लिखी है कि बुंदेलों ने हर बोली थी, ऐसे ही कुछ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, पता है वो किसके ऊपर लिखी है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। किसके ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई। और आप शायद सबको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रहने वाली थी, झांसी। और मैं आपको बता चुका हूं ये झांसी वाला क्षेत्र क्या है, झांसी, ललितपुर, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, जहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको खनिज देखने को मिलेंगे। हाँ, झांसी की रहने वाली थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन इनका जन्म कहां पर हुआ था, वाराणसी में। बेटा रहने वाली थी ये झांसी की, लेकिन इनका जो जन्म है ये बनारस में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, झांसी की रानी के चरणों में प्रणाम, बिल्कुल। 1857 की क्रांति याद है ना आपको, 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई वाट लगा दी थी अंग्रेजों की भाई साहब। बुंदेली हर बोलों के मुख से खूब सुनी कहानी थी। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी थी, हाँ बिल्कुल।
हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा शायद। तो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी है। अगर आप लखनऊ वगैरह की तरफ जाओगे, लखनऊ वगैरह की तरफ जाओगे तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो हिस्सा है मध्य का, मध्य उत्तर प्रदेश का, मध्य उत्तर प्रदेश का है, मध्यांचल के नाम से जानते हैं उसे। किसके नाम से? मध्यांचल के नाम से जानते हैं। जैसे लखनऊ वगैरह के जो आसपास का क्षेत्र है, जितना भी है लखनऊ वगैरह का, इसको हम मध्यांचल के नाम से जानते हैं। और जो पूर्वांचल है, जिसे हम पूर्वांचल भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल, वो आप चले जाइए बलिया, गाजीपुर, ये सब हिस्सा क्या है? पूर्वांचल का हिस्सा है, क्योंकि ये पूर्व वाली दिशा में पड़ता है। एक और हिस्सा है बघेलखंड, बघेलखंड भी बोला जाता है। सोनभद्र वगैरह वाला जो है वो हमारा बघेलखंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। हाँ, तो जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रहने वाली थी? वो झांसी की रहने वाली थी। इसलिए तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने बुंदेली शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये सब बुंदेलखंड का है और यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। और मैं आपको बता दूं वो कैसी बोली है, वो कैसी बोली है। अगर आपने, मैं बताता हूं कैसे बोली जाती है, देखना। अगर आपने एक सीरियल आता होगा, सीरियल का नाम है भाभी जी घर पर हैं, एंड टीवी पर एक सीरियल आता है, देखा होगा आपने। एंड सीरियल क्या बोलते हैं, एंड पिक्चर पर, पता नहीं कौन सा चैनल है वो, ऐसा ही कुछ है। वहां पर एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, शायद कुछ बच्चे देखते होंगे, कॉमेडी का है वो। वहां कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। उसमें विभूति जी हैं, तिवारी जी हैं, और एक किरदार है दरोगा हप्पू सिंह का। इसका दरोगा हप्पू सिंह का। जो हप्पू सिंह है ना, हप्पू सिंह जिस भाषा का प्रयोग करता है, जिस बोली का प्रयोग करता है, वही है आपकी बुंदेली। कौन सी? वही बोली है आपकी बुंदेली, जो दरोगा हप्पू सिंह बोलता है। आप देखिएगा, अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा, दरोगा हप्पू सिंह के नाम से, या भाभी जी घर पर हैं। तो अगर आपको देखनी है बुंदेली बोली कैसी है, कैसी बोली जाती है, तो दरोगा हप्पू सिंह की बोली को देख लीजिएगा, बुंदेली बोली वो बोलता हुआ दिखाई देगा। सर आप देखते हैं क्या? हाँ, पहले देखता था, अब तो समय नहीं मिलता। हाँ, भाभी जी घर पर है, तो उसमें एक दरोगा हप्पू सिंह है, वो बुंदेली बोली बोलता है। लोग लगता है थोड़ा अच्छा सा, मैं जो सीरियल देखता हूँ उसकी बोली को सुनने के लिए देखता हूँ। सर, सर जी ब्रजभाषा बोली। अरे बेटा, मैं भाषा बोलने नहीं आया, पढ़ाने आया। ठीक, तो ये हमारे पठारों के बारे में हुआ, जो कि पठार खनिज के क्या होते हैं? खनिज के स्रोत होते हैं हमारे पठार। किसके स्रोत होते हैं? खनिज के, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थोड़ा पठारों के बारे में हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप सीख लीजिए, क्योंकि आपका जो खनिज वाला चैप्टर है उसमें ये सब देखते हुए मिल जाएंगे। अच्छा, आइए अब थोड़ा इन पर्वत के बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? पर्वत के बारे में। शायद ही बच्चा कोई होगा जो हिमालय पर्वत के बारे में न जानता हो। शायद ही बच्चा कोई होगा जो हिमालय पर्वत के बारे में न जानता हो। शायद ही कोई बच्चा होगा जो हिमालय पर्वत के बारे में न जानता हो। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक, अब थोड़ा हम पर्वतों के बारे में जानते हैं। तो ये तो उत्तर में पड़ता है हिमालय, इसके बारे में तो बताना बेकार है, सब बच्चे जानते हैं। देखिए, यहां पर आप राजस्थान में आइए। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान, थोड़ा बहुत दिल्ली, थोड़ा बहुत आपका गुजरात, यहां पर एक पर्वतमाला मिलती है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का जो ज्यादातर हिस्सा है वो राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत गुजरात में भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। जो रायसीना हिल जिसको बोलते हो, वो अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। तो जो अरावली पर्वतमाला है, इसकी खासियत क्या है, ध्यान रखिएगा, मैप में देख लीजिए, यहां पर पड़ती है। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला, ध्यान रखिएगा। हिमालय तो नया है अभी, हिमालय पर्वतमाला तो सबसे नई है। भारत में जितने भी पर्वत हैं, इनमें सबसे नया है हिमालय हमारा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत
माला कौन सी है बेटा हमारी? ये अरावली। ध्यान रखिएगा, पर्वत कई प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत हो गया और आपका भ्रंश पर्वत हो गया, जिसे बिलॉक पर्वत बोलते हैं। बहुत प्रकार के पर्वत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हिमालय ना, हिमालय ये नया है, युवा युवा बलित पर्वत का उदाहरण है। लेकिन जो अरावली है ये युवा नहीं है, सबसे पुरानी है दुनिया में। जितनी भी पर्वत श्रेणी है सबसे पुरानी है ये अरावली, ध्यान रख लेना थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे बेटा, राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो यहाँ के इसके पश्चिम में देखोगे ये थार डेजर्ट आपको नजर आएगा, यहाँ पर लिखा भी है थार मरुस्थल, थार का रेगिस्तान। तो यहाँ पर राजस्थान में देखोगे चूना पत्थर, संगमरमर वगैरह ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये अभी तो खनिज है, क्या बात है, खनिज ही तो है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो जो हमारी जो अरावली है ये क्या है? सबसे पुरानी पर्वतमाला है विश्व की। थोड़ा इधर आइएगा, ये आपकी पड़ जाएगी विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर है सतपुड़ा। कहाँ? यहाँ पर है सतपुड़ा। देखिए विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा हो गई। ये क्या है? पश्चिमी, पश्चिमी वो है पश्चिमी पर्वत जिसको बोलते हैं पश्चिमी पर्वत। और यहाँ पर है ये पूर्वी पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये रहा। ठीक, और यहां पर है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ये कार्डमोम हिल है यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में। ये छोटा नागपुर का पठार है, अभी दिखाया था मैंने आपको, तो ये थोड़ा याद रख लीजिए आप। ये दक्कन का पठार है। हाँ, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है बिल्कुल। कंचनजंगा K2, ये बेटा चोटियां हैं, हिमालय की चोटियां हैं। अब बहुत सारी चोटियां हैं हिमालय की, कहां कहां दिखाएंगे हम लोग, हमें तो मेनली मेन चीजें पढ़नी है, इतना डीप में नहीं जाना। कंचनजंगा बेटा सिक्किम में मिलती है, सिक्किम में है कंचनजंगा, ये रहा सिक्किम आपका, यहाँ है कंचनजंगा। हाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियां, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नीलगिरी की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से हो सर? क्या करोगे बेटा? हाँ, हमारे घर आओगे क्या मिलने हमसे? सर अंग्रेजी की कक्षा भी लाइव चल रही है, दोनों कक्षा कैसे देखें? जो आपका मन हो उसे देख लीजिए। हाँ, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, जिसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी? देखिए जो पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, जो अमूमन सभी किताबों में है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ वैज्ञानिकों ने इसको देखा, तो उन्होंने इसको देखने के बाद क्या निर्णय निकाला कि इसकी थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? लगभग 2 मीटर, 8,850 मीटर के आसपास वर्तमान में हो गई है। लेकिन हमें तो 8,848 ही पढ़ना है, किताबों में जो दिखा हुआ है उसको ही देखना है, क्योंकि किताबें अमूमन बहुत लेट में जाके अपडेट करती हैं अपनी सभी चीजों को। तो जो वर्तमान में है 8,850 मीटर, इसका मतलब यह है कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो अभी और ऊंचा जाएगा, यानी कि बढ़ रहा है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, बच्चा अपनी क्या होता है, जब बच्चे की जो उम्र होती है बढ़ने की, उसको पोषक पदार्थ वगैरह खिलाए जाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, और हम कहते हैं ना कि 18 साल तक उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो ऐसे ध्यान रखिए, हिमालय की भी जो उम्र है ना वो उसी बच्चे की तरह है। जो बच्चा जिस उम्र में अपनी लंबाई पर बढ़ता है, ऐसे ही यहाँ पर हिमालय भी हमारा अपनी लंबाई की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब लंबा होता जाएगा। सर जी ये बढ़ता भी है, हाँ ससिवाला कुमारी, बिल्कुल हिमालय की यही तो खूबसूरती है। देखिए हिमालय क्या है आप समझिए बेटा, हिमालय क्या है? हिमालय एक युवा पर्वत है। युवा का मतलब समझते हो? अभी जवान है। अब बताइए, जब कोई व्यक्ति जवान होता है
तो उसका शरीर क्या बढ़ता नहीं है, उसकी बॉडी हो जाएगी बढ़िया, एकदम से खा पी के एकदम मोटा हो जाएगा, एकदम से लंबाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ता है जवानी में, जवानी में बढ़ता है सब कुछ, ध्यान रखिए। और ये सभी क्या है, ये बुढ़ऊ हो चुके हैं सबके सब, ये क्या है, ये बुढ़ऊ हो चुके हैं, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है, अब ये बुढ़ऊ हो चुके हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है, इनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी अब, बल्कि कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बुढ़ऊ हो चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है, इनके शरीर में ताकत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा अभी जवान है, जवान मतलब समझ रहे हो 17-18 साल का, तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, शरीर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा उसका। तो ऐसे ही हिमालय को समझ लीजिए, हिमालय भी हमारा क्या है, अभी जवान है, युवा है, यंगस्टर है, इन सभी मैदान, इन सभी पर्वतों की अपेक्षा, ये ध्यान रखना। सर वो तो निर्जीव है। अच्छा। निर्जीव और सजीव कहां से आ गया? अच्छा, बायोलॉजी में घुस गए। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, इसका निर्माण अगर आपने सीख लिया कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लंबाई क्यों बढ़ रही है। सजीव और निर्जीव से मतलब नहीं है बेटा, ये कुछ अलग ही कंसेप्ट है हिमालय वाला। आप ये मत सोचिए कि इसकी जो लंबाई बढ़ रही है तो ये सजीव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई खाना पीना थोड़ी खाता है, सांस थोड़ी लेता है ये। सर कैसे बढ़ता है, ये तो निर्जीव है। अच्छा चलिए बता दूं मैं आपको, एक दिन बताया था शायद, आपको ध्यान हो या न हो। देखिए आपको पता होगा जो हिमालय का निर्माण है, हिमालय का निर्माण है वो किससे हुआ है? तैथिस सागर से। मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, तैथिस सागर से। और तैथिस सागर का मतलब क्या है, हमने बताया था उस दिन, हमारे पृथ्वी के सातों महाद्वीप किसी जमाने में एक ही महाद्वीप हुआ करते थे, जिसको पेंजिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया नाम दिया गया। जब पेंजिया में विखंडन हुआ, तो विखंडन के फलस्वरूप क्या हुआ, ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। इसके बीच में थोड़ा पानी था, क्योंकि इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था, जिसको हमने पैंथालासा बोला था, हमने मतलब वैज्ञानिकों ने, भूगर्भ वेताओं ने। तो यहाँ पर बीच में पानी भर गया था, जिसको हमने नाम दिया था तैथिस सागर। किसका? तैथिस सागर का हमने नाम दिया था। अब जो हमारा हिमालय है, इसका निर्माण तैथिस सागर में जो गंदगी, गाद वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है, उसके फलस्वरूप हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। अब होता क्या है, आप भारत का मैप देखिएगा, भारत का मैप देखिएगा, कहाँ है भारत का मैप, ये रहा भारत का मैप देखिएगा। तो ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये पहले कभी इधर हुआ करता था, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ करता था। ये वाला हिस्सा जो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, ये कभी क्या था पहले, ये कभी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा करता था। अब क्या है, प्लेटों में चूंकि गति होती है, प्लेटें गति करती हैं, अब ये क्या हुआ, धीरे 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 इस तरीके से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला था, जिसको हमने क्या बोला था, अंगारा लैंड, उससे इसकी भिड़त हुई। भिड़त होने के बाद जो तैथिस सागर में मलबा वगैरह था, वो क्या हो गया, इकट्ठा होता चला गया ऐसे। तो यहाँ पर अब ये पर्वत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे इसकी उत्पत्ति हुई है। रोहन पांडे सर, हम प्रमोट हो गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन कंसेप्ट नहीं है, फिर कभी समझा देंगे, मौका मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है इस मैपिंग वाली सीरीज में, जो हमें समझना है, पढ़ना है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।